आज के लेक्चर का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अखिल भारतीय स्तर पर संस्था बनाने का विचार अनेक भारतीय नेताओं के मस्तिष्क में आया था और इस प्रकार के विचार भी प्रकट किए गए, परंतु इस दिशा में उठाए गए कदमों को व्यावहारिक रूप प्रदान करने का श्रेय अवकाश प्राप्त सरकारी अफसर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को है। इसलिए ह्यूम को कांग्रेस का जन्मदाता कहा जाता है। 1885 मई में ह्यूम की ओर से पहला परिपत्र जारी किया गया, जिसमें दिसंबर के अंतिम सप्ताह में देश के सभी भागों के प्रतिनिधियों की एक सभा पूना में बुलाई गई। इस परिपत्र में इस सभा के 2 उद्देश्य बताए गए। प्रथम, राष्ट्र की प्रगति के कार्य में लगे लोगों का एक दूसरे से परिचय, और द्वितीय था इस वर्ष के लिए कौन कौन से कार्य किए जाए उनकी चर्चा और निर्णय लेना। पूना में प्लेग फैल जाने के कारण कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को उमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में हुआ। इसमें देश के विभिन्न भागों में आए 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें बैरिस्टर, वकील, व्यापारी, जमींदार, साहूकार, डॉक्टर, समाचार पत्रों के संपादक और मालिक, निजी कॉलेज के प्रिंसिपल और प्रोफेसर, स्कूलों के प्रधानाध्यापक, धार्मिक गुरु और सुधारक सभी प्रकार के लोग थे। इनमें दादा भाई नवरोजी, फिरोज शाह मेहता, वी राघवाचार्य, एस सुब्रमण्यम, दिनेश वाचा, काशीनाथ तेलंग आदि प्रमुख थे। यह सम्मेलन अत्यधिक सफल रहा और भारत की महान राजनीतिक संस्था कांग्रेस का जन्म हुआ, जिसके नेतृत्व में 62 वर्ष तक भारत में स्वतंत्रता संग्राम चलता रहा। कांग्रेस के लक्ष्य। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्षीय भाषण देते हुए उमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस के निम्नलिखित उद्देश्य बताए थे। प्रथम, भारतवर्ष में देश हित में कार्य करने वाले लोगों का आपस में संपर्क बढ़ाना और उनमें मित्रता की भावना उत्पन्न करना। द्वितीय, व्यक्तिगत मित्रता और मेलजोल के द्वारा देश प्रेमियों के बीच में जाति पाति के भेदभाव, वंश, धर्म और प्रांतीयता की संकीर्ण भावनाओं का नाश करना तथा राष्ट्रीय एकता की जन भावनाओं का विकास करना, जिनकी उत्पत्ति सर्वप्रिय लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। पूरे वाद विवाद के बाद भारत में शिक्षित लोगों की सामाजिक समस्याओं के बारे में सम्मतियां प्राप्त कर उनका प्रामाणिक संग्रह तैयार करना। फोर्थ था उन तरीकों पर विचार का निर्णय करना जिनके अनुसार आने वाले 12 महीने में राजनीतिज्ञ देश हित के लिए कार्य करेंगे। कांग्रेस की स्थापना किन उद्देश्यों से की गई? अयोध्या सिंह के शब्दों में, राष्ट्रीय आंदोलन चौराहे पर आकर खड़ा हो गया था। परिस्थितियों का तकाजा था कि वह कृषि क्रांति और राष्ट्रीय मुक्ति युद्ध का रास्ता अपनाए, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका और इटली ने अपनाया था। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को इस रास्ते पर जाने से रोकने के लिए ही ब्रिटिश शासकों ने हस्तक्षेप करना निहायत ज़रूरी समझा और हस्तक्षेप कर इंडियन नेशनल कांग्रेस को जन्म दिया। इससे पता चलता है कि कांग्रेस का जन्म इसलिए हुआ कि ब्रिटिश शासक इसकी ज़रूरत समझते थे। यह राष्ट्रीय आंदोलन के स्वाभाविक विकास का नहीं, राष्ट्रीय आंदोलन में साम्राज्यवादी हस्तक्षेप का परिणाम था। इसके विपरीत कुछ विद्वानों का मानना है कि कांग्रेस की स्थापना केवल ब्रिटिश साम्राज्य के हित की रक्षा के उद्देश्य से नहीं की गई। हम यहाँ दोनों ही मतों का विवेचन करेंगे। प्रथम मत है साम्राज्य की रक्षा के लिए। ह्यूम एक बहुत ही जिम्मेदार सरकारी अधिकारी रह चुके थे। उन्हें भारत में बढ़ते हुए खतरनाक असंतोष की जानकारी थी, इसलिए उन्होंने कांग्रेस की स्थापना में ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के उद्देश्य से इतनी अधिक रुचि ली। इस तथ्य की पुष्टि ह्यूम द्वारा सर आकले कार्विंग को लिखे पत्र द्वारा होती है। पत्र में ह्यूम ने लिखा था कि कांग्रेस की स्थापना की योजना का उद्देश्य अंग्रेजी शासकों के कार्यों के फलस्वरूप उत्पन्न एक प्रबल और उमड़ती हुई शक्ति के निष्कासन के लिए रक्षा नली का निर्माण करना था। बढ़ते हुए भारतीय असंतोष से ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने का एकमात्र रास्ता इस आंदोलन को वैधानिक मार्ग पर लाना था।
ह्यूम इसी निष्कर्ष पर पहुंचे थे। इस विचारधारा की पुष्टि लाला लाजपत राय के विचारों से भी होती है। उन्होंने लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य अंग्रेजी साम्राज्य को खतरे से बचाना था, भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए प्रयास करना नहीं, अंग्रेजी साम्राज्य के हितों की पुष्टि करना था। सर विलियम वेडरबर्न का मत भी है कि भारत में असंतोष की बढ़ती हुई शक्तियों से बचने के लिए एक सेफ्टी वॉल्व की आवश्यकता है और कांग्रेस से बढ़कर अन्य कोई सेफ्टी वॉल्व नहीं हो सकता। सरकार के व्यवहार से भी यह तथ्य की पुष्टि होती है कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए की गई थी। प्रारंभिक अधिवेशनों के समय कांग्रेस प्रतिनिधियों को गवर्नरों द्वारा गार्डन पार्टियों तक दी गई थी और अधिवेशन की व्यवस्था में भी पूरा सहयोग दिया गया, परंतु जब ऐसे लोग जिन्हें ब्रिटिश शासक नहीं चाहते थे कांग्रेस के अंदर घुस गए और ब्रिटिश शासक जिस रास्ते पर कांग्रेस को ले जाना चाहते थे उसका उल्टा रास्ता कांग्रेस ने अपनाना शुरू कर दिया, तब लॉर्ड डफरिन और ब्रिटिश शासक कांग्रेस के खिलाफ हो गए और उसको समाप्त करने की कोशिश करने लगे, क्योंकि कांग्रेस ब्रिटिश सरकार की कटु आलोचना करने लग गई थी। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि कांग्रेस की स्थापना केवल साम्राज्य के शुभचिंतक के रूप में करना चाहते थे और जब ऐसा नहीं हुआ तो वे कांग्रेस की आलोचना करने लगे। डॉक्टर नंदलाल चटर्जी के मतानुसार जब कांग्रेस की स्थापना की गई थी उस समय भारत पर रूसी आक्रमण का विशेष भय था, अतः अंग्रेज भारत की राजनीतिक स्थिति सुधारने के लिए प्रयत्नशील थे। रूसी भय के निवारण के लिए ही कांग्रेस की स्थापना की गई थी। रूसी आक्रमण के भय के समाप्त होते ही भारत सरकार ने अंग्रेजों के कांग्रेस के प्रति अपने रुख को परिवर्तित कर लिया। रजनी पामदत्त का भी मत है कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना का अंग थी। दूसरा मत देखें तो केवल साम्राज्य की रक्षा के लिए नहीं है। कुछ विद्वानों का ये मत है कि वास्तविकता का अवलोकन करने से पता चलता है कि कांग्रेस की स्थापना केवल ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा उद्देश्य से नहीं की गई थी। इसके जन्मदाता इसे केवल सरकार समर्थित संस्था बनाना नहीं चाहते थे। इसके पक्ष में निम्न अनेक तथ्य दिए जाते। प्रथम अगर हम बात करें तो कांग्रेस के संस्थापकों में से कुछ का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करना था, परंतु उनका उद्देश्य राष्ट्रीय चेतना को दबाना नहीं था। वे तो सरकार विरोधी असंतोष को हिंसक रास्ते की तरफ जाने से रोककर वैधानिक मार्ग की ओर मोड़ना चाहते थे। वेडरबर्न ने कहा था कि कांग्रेस की भूमिका इंग्लैंड के विरोधी दल के समान होनी चाहिए। वाइसराय डफरिन भी इसका ऐसा ही चाहते थे। सामान्यतः यह कहा जाता है कि ह्यूम एक भूतपूर्व अंग्रेज अधिकारी थे और वे ऐसी किसी संस्था की स्थापना क्यों करते जो ब्रिटिश साम्राज्य विरोधी हो। इसके उत्तर में कहा जाता है कि ह्यूम व्यक्तिगत रूप से उदारवादी विचारधारा से प्रभावित थे और वे चाहते थे कि भारत में ब्रिटिश शासन प्रजातांत्रिक रूप से काम करे। इसके अलावा कांग्रेस का प्रारंभिक रुख भी अंग्रेजों का विरोधी नहीं था। 1888 ईस्वी में ह्यूम ने कांग्रेस के मंच से जो भाषण दिया उससे भी पता चलता है कि ह्यूम का उद्देश्य केवल ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा नहीं था, परंतु अपने भाषण में जहां एक तरफ ब्रिटिश सरकार की निरंकुशता की कटु आलोचना की थी उन्होंने, वहीं दूसरी तरफ देश में राजनीतिक जागरण को फैलाने की बात भी कही ताकि सरकार पर दबाव डाला जा सके। अपने भाषण में ह्यूम ने कहा था, हमारे शिक्षित भारतीयों ने अलग अलग रूप में, हमारे अखबारों ने व्यापक रूप से तथा हमारे राष्ट्रीय महासभा के समस्त प्रतिनिधियों ने एक स्वर से सरकार को समझाने की चेष्टा की है, किंतु सरकार ने, जैसा कि प्रत्येक स्वेच्छाचारी सरकार का रवैया होता है, समझने से इनकार कर दिया है। अब हमारा कार्य यह है कि देश में अलख जगाएं ताकि हर भारतीय जिसने भारत माता का दूध पिया है हमारा साथी, सहयोगी तथा सहायक बन जाए और यदि आवश्यकता पड़े तो स्वतंत्रता, न्याय तथा अधिकारों के लिए जो महासंग्राम हम छेड़ने जा रहे हैं उसका सैनिक बन जाए। कांग्रेस की स्थापना केवल ह्यूम का काम नहीं था। दादाभाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, रानाडे आदि भारतीय नेताओं के सक्रिय सहयोग से ही कांग्रेस की स्थापना हो पाई थी।
इस बात पर विश्वास करना असंभव है कि इन भारतीय नेताओं ने ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा के उद्देश्य से कांग्रेस की स्थापना में सहयोग दिया। उनका उद्देश्य भारतीयों के लिए शासन में कुछ सुधारों की मांग करना था। उमेश चंद्र बैनर्जी ने कांग्रेस की स्थापना के संबंध में कहा था, ह्यूम का मुख्य उद्देश्य प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञों को सामाजिक समस्याओं पर विचार करने के लिए एक वर्ष में एक बार एकत्रित करना था। अर्थात राष्ट्रीय कांग्रेस एक सामाजिक संस्था के रूप में कार्य करने वाली संस्था के रूप में उद्भूत हुई। डॉक्टर ईश्वर प्रसाद का मानना है कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के उद्देश्य से नहीं अपितु भारतीयों के हित की दृष्टि से की गई थी। उपयुक्त मतों के आधार पर यह कहना अधिक उचित होगा कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा तथा भारतीयों के हित दोनों उद्देश्यों के मेल से हुई थी। जकरिया ने ठीक ही लिखा है कि भारतीयों और ब्रिटिश समर्थकों के परिणाम स्वरूप इस महान संस्था का जन्म हुआ। इस कार्य में इन्हें प्रमुख प्रेरणा संकीर्ण राष्ट्रीय भावना से नहीं अपितु सत्य और न्याय के उदात्त विचारों के प्रति सच्ची लगन और भक्ति से मिली थी। कांग्रेस का स्वरूप। प्रारंभ में कांग्रेस की लोकप्रियता केवल शिक्षित वर्ग तक सीमित रही। देश हित में रुचि रखने वाले शिक्षित भारतीय इसके कार्यकलापों में रुचि लेते थे। इसके द्वारा राजनीतिक अधिकारों की मांग किए जाने के कारण सामान्य लोगों का ध्यान भी इसकी तरफ आकर्षित होने लगा था। लेकिन इस काल में केवल शहरों में रहने वाले मध्यम वर्गीय शिक्षित भारतीय ही कांग्रेस से संबंधित रहे। ग्रामीण जनता और किसान वर्ग का कांग्रेस से संबंध स्थापित नहीं हो पाया था। यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि यद्यपि कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण कर लिया था, फिर भी देशी रियासतों की जनता पर इसका कोई प्रभाव नहीं था। लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि कांग्रेस का प्रचार इंग्लैंड में भी होने लगा था। 1890 ईस्वी में कांग्रेस ने एक प्रतिनिधि मंडल इंग्लैंड भेजा, जिसने इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड के निवासियों में कांग्रेस का प्रचार किया। इसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड की संसद के सदस्यों की एक समिति बनाई गई, जिसका उद्देश्य भारतीय समस्याओं पर विचार करना था। जनमत को आकर्षित करने के लिए इंडिया नामक एक समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया गया। कांग्रेस की विचारधारा का प्रचार करने के लिए भाषणों, पुस्तिकाओं तथा पत्रिकाओं का सहारा लिया गया। इन प्रचार कार्यों के कारण इंग्लैंड के लोगों भी कांग्रेस के कार्यों में रुचि लेने लगे। 1890 ईस्वी में स्वयं लॉर्ड लैंसडाउन ने स्वीकार किया था कि कांग्रेस देश की एक शक्तिशाली उत्तरदायी राजनीतिक संस्था है। संक्षेप में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्वरूप राष्ट्रीय था और समय के साथ साथ इसका राष्ट्रीय स्वरूप निखरता गया और उसने देश के राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया। प्रारंभ में परिस्थितियों की बाध्यता के कारण उसकी कार्यशैली में आक्रामकता की कमी भले ही रही हो, परंतु बाद में वह निरंतर संघर्ष पथ की ओर अग्रसर होती गई।